तो होना ही चाहिए ना। जैसे देखो एक सवाल क्या है, पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, देखना ध्यान से। जैसे ये एक इंटरफेस बनाया मैंने, ठीक है, ये क्या है बेटा, एक इंटरफेस है, ठीक है, और अपने को कहा जा रहा है कि वेवफ्रंट गिर रहे हैं इस पर, है ना, ये इंटरफेस है, इस पर ऐसे वेवफ्रंट गिर रहे हैं। कैसे वेवफ्रंट है बेटा ये, प्लेनर। कैसे वेवफ्रंट्स हैं बताओ, प्लेनर है ना, हम जानते हैं प्लेनर वेवफ्रंट कैसा होता है। बेटा हम वेवफ्रंट्स के बारे में जानते हैं या नहीं जानते ये बताओ। मैंने आपको बताया था ना वेवफ्रंट क्या होते हैं यार, बताया था सर। बताया था तो बेटा बोलो ना, बोलो कि हाँ सर बताया था। देखो ये वेवफ्रंट गिर रहे हैं ऐसे 45 डिग्री पर, ठीक है, जेई ने पूछा था एक बार इस तरह का ही सवाल कि वेवफ्रंट ऐसे गिर रहे हैं, ठीक, तो ये वेवफ्रंट रिफ्रैक्शन के बाद, हमसे सवाल ये पूछा गया बेटा कि रिफ्रैक्शन के बाद ये वेवफ्रंट जो होंगे वो कैसे होंगे, तो हमें ऑप्शन दिए गए, हमें क्या किया गया बेटा, ऑप्शन दिए गए, 4 दिए गए, चलो वैसे तो 4 ही दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन हमारा ये था, ए ऑप्शन हमारा ये था कि जो वेवफ्रंट होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा दूसरा ऑप्शन हमें हमें दिया गया, बताओ क्या वेवफ्रंट ऐसे होंगे, ऐसा होगा, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, तीसरा ऑप्शन हमें कहा गया कि ऐसे, मतलब ऐसे ही होंगे वेवफ्रंट, और ये जो थीटा है, ये थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 45 डिग्री, ठीक है। और एक चौथा ऑप्शन जिसमें हमसे बोला गया कि ये जो थीटा है इसकी वैल्यू लेस देन 45, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। बता दो बेटा, जल्दी से बता दो। वेवफ्रंट्स जो है वो ऐसे गिर रहे हैं, और ये हमारे पास 4 ऑप्शन, हमसे पूछा गया कि जो रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट होंगे वो कैसे होंगे। अब देखो अपने को और भी कुछ चीजें दे रखी है इन्होंने, जैसे मान लो कि ये हमारा N2 है, ये वाला मीडियम, और ये वाला मीडियम N1 है, ठीक है। और हमसे ये भी बोला गया बेटा कि N1 जो है वो बड़ा है N2 से, ठीक है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, और अपने को कहा गया कि N1 इज ग्रेटर देन N2, ठीक है। ऐसे वेवफ्रंट गिर रहे हैं, आप बताओ मुझे कि कौन सा सही जवाब होगा, ए बी सी या डी, ठीक है। आपको आंसर बताना है कौन सा सही है, ए है सही, बी है सही, सी या डी, ठीक है, बता दो जल्दी से। देखो इतना समय लगना नहीं है अपने को। देखो जब भी अपने को कभी वेवफ्रंट का सवाल करे ना, तो हम वेवफ्रंट के बारे में तो ज्यादा नहीं जानते ना बेटा, हम जानते किसके बारे में है, रेज के बारे में तो जानते हैं हम। अगर हमसे वेवफ्रंट का सवाल पूछता है तो हम रेज तो जानते हैं ना बेटा, रेज के बारे में तो जानते हैं, हम जानते हैं कि जो रेज होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, कैसे होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं वेवफ्रंट के, तो ऐसे होंगे रेज, बोलो, रेज इस तरह से इंसिडेंट हो रहे होंगे, और इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा बेटा, किधर बेंड हो रहा है होगा ये बताना एक बार। ये जो रे है ये किधर बेंड होगा बेटा, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है ना ये रे, यस तो सर। ये कुछ ऐसा बेंड होगा, तो इसका जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा बेटा, ऐसा, बोलो, ऐसे होंगे वेव फ्रंट्स, बोलो, समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है, आ रही है तो भी बताओ, नहीं आ रही है तो भी बताओ, बताओ बेटा, समझ आ रहा है अपने को, नहीं आ रहा, सर दोबारा बता दो। मैंने बोला कि अच्छा बेटा हम वेवफ्रंट्स के बारे में जानते हैं ना कि वेवफ्रंट होता क्या है, ऐसी लाइन जिसके सारे पॉइंट्स का फेज सेम हो, मतलब ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स का फेज जो हो वो क्या हो बेटा, सेम हो ना। तो इस ये वेवफ्रंट है, इस तरह का वेवफ्रंट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, तो बेटा हमने एक बात करी थी कि वेवफ्रंट जो होते हैं वो, उनसे जो वेव के प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि वेव जो है वो ये रेड लाइन के अलोंग प्रोपेगेट हो रही होगी, फिर रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसी ऐसी जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद वेव जो है वो कैसी होगी, अगर ये वाला एंगल कितना होगा बेटा बताना,
ये एंगल कितना होगा? देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री तो ये 45, ये 45 तो ये 45, और फिर से अगर ये 90 है तो ये फिर से 45, तो ये वाला एंगल 45 से छोटा होगा। तो अगर ये वाला एंगल 45 से छोटा होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ये वाला, अगर इस एंगल को थीटा कहता हूँ मैं, तो मैं कह सकता हूँ ना कि थीटा जो होगा वो बड़ा होगा 45 डिग्री से। बोलो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? बिल्कुल सही आदि। बताओ बेटा, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये थीटा बड़ा होगा 45 डिग्री से? नहीं समझ आ रही है बात तो बताओ ना यार बेटा, बताओ। समझ आ रही है बात तो भी बताओ, नहीं आ रही है तो भी बताओ। ये लास्ट पॉइंट फिर से बताना। मैंने बोला कि देखो, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा कि ये एक रे है ना, और ये वाला जो मेरा एंगल है ये 45 से कम होगा, ये तो पक्की बात है। बोलो, ये वाला जो एंगल होगा हमारा ये 45 से कम होगा ना, ये पक्की बात है। तो अब देखो ये वाली जो रे है बेटा, ये परपेंडिकुलर है ना इसके, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है। यस सर। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें ये एंगल बताना है थीटा। ये थीटा जो है वो 45 से ज्यादा होगा, कम होगा, 45 के बराबर होगा, क्या होगा, है ना, उसके बारे में बात करनी है। देखो ये नॉर्मल है, इसे मैंने ऐसे, इसे यहाँ ऐसे एक्सटेंड कर देता है। देखो तुम्हें समझ आ जाएगा, है ना, अभी तुरंत समझ आ जाएगा। और ये वाली लाइन मैंने बना दी, ठीक है। तो अपने को इसी एंगल थीटा की बात करनी है ना, कि ये थीटा कैसा होगा? बोलो। यस सर। तो ये वाला जो एंगल है बेटा, ये 45 से कम है, ये यस सर। एंगल। तो ये एंगल 45 से ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का सम 90 है ना। यस सर। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल क्या है? 45 से कम है, तो ये वाला एंगल 45 से ज्यादा होगा। ये 45 से ज्यादा होगा तो ये वाला एंगल 45 से कम होगा। यस सर। ये एंगल अगर 45 से कम होगा, और बेटा ये दोनों एंगल क्या है? ये दोनों लाइन जो है ये कैसी हैं? पैरेलल है क्या? यस सर, वो सोच के ऑल्टरनेट बताओ। इंटीरियर एंगल्स। हाँ बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला कि ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री है, ये वाला, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल 45 से कम होगा, ये तो पक्की बात है। अगर ये 45 से कम होगा तो ये 45 से ज्यादा, और ये अगर 90 डिग्री है बेटा तो ये कितना होगा? ये 45 से ज्यादा है तो ये 45 से कम है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर ही होंगे ना, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है। तो सर एंगल 45 से कम हुआ ना? कम हुआ, बिल्कुल हुआ कम, बिल्कुल कम हुआ। मैंने गलती से लिख दिया या ज्यादा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये थीटा की वैल्यू 45 से कम हुई ना बेटा। हाँ सर, ऊपर वाले जैसे सिमेट्रिक हो जाएगी। पर मुझे लग रहा है यार कि ये 45 से ज्यादा होना चाहिए। सर ज्यादा ही होगा। नहीं, कम होगी, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लॉजिक लगाया हमने, और ये सही है, बिल्कुल सही भी है। ठीक है, आप पहले मुझे ये बताओ बेटा कि ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, बताओ। ये थीटा जो है ये लेस देन 45 ही होगा, ये पक्की बात है। कैसे? हमने क्योंकि लॉजिक लगा के सॉल्व किया ना बेटा, हमने ऐसा कुछ जुगाड़ तो किया नहीं है ना। तो हमने लॉजिक लगा के सॉल्व किया, तो ये थीटा की वैल्यू जो ये 45 से कम आ रही है, ठीक है, तो 45 से कम ही होगी, बिल्कुल सही। तो आंसर कौन सा होगा बताओ? डी पार्ट होगा आंसर। यस सर। ठीक है, तो समझ आ गई बात आपको ये या नहीं है, ये बताओ मुझे पहले। बेटा हैंड रेज करके बताओ, क्लास में जितने भी लोग हैं हैंड रेज करके बताओ, समझ आई बात नहीं आई? बाकी लोग? चिराग, हर्षित, प्राची, चलो ठीक है बेटा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखो बेटा, है ना, और समझ आती है बातें तो बहुत अच्छी बात, नहीं आती तो मुझे बताओ, ठीक है। ये तो एक सवाल हो गया है ना, जेई ने पूछा था ऐसा सवाल। अब और भी वेव फ्रंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया था, बताना वेव फ्रंट के बारे में। क्या सब बताया था मैंने आपको? कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में समय जो लगता है वो हमेशा सेम होता है ना। और बाकी जो भी सोर्सेज होते हैं, जैसे पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल होता है ना, बताया था मैंने आपको।
सर ठीक मैं है। आगे क्लास में एक बार नेहा मैम को बोल दीजिए मेरी अटेंडेंस लगा दे, वो हाँ भी लगा देंगे, रिमाइंडर आ गया था। लगा देंगे बेटा, वो attendance। वो अभी क्लास में मौजूद हैं, वो लगा देंगे, ठीक है। सर लगा पापा देंगे। को कॉल चला गया था। चिंता चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ये सब, तो कोई बात है ना। हाँ बेटा, तो मैं क्या कह रहा था आपको, देखो कि पॉइंट सोर्स जो होता है, पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलिंड्रिकल, बात करी थी हमने ये, है ना। और लाइन सोर्स के लिए कैसा होगा बेटा, सॉरी ये स्फेरिकल है, लाइन सोर्स के लिए कैसा होगा बेटा, सिलिंड्रिकल। लाइन सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल होगा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। लाइन सोर्स के लिए क्या होगा बेटा, सिलिंड्रिकल होगा, बहुत अच्छी बात है, सिलिंड्रिकल बना देते हैं, देखो, ठीक है। और अगर सोर्स इंफिनिटी पे रखी हो तो, अगर सोर्स इंफिनिटी पे रखी हो तो जो हमारी रेज होंगी वो कैसी होंगी बेटा, ऐसी। सर हाँ, सर ये सिलेंड्रिकल वाले पे डाउट है। क्या डाउट है बेटा, बताओ। सर सिलेंड्रिकल में सर अगर सबसे ऊपर का वो देखे पोर्शन तो सर वो तो पॉइंट की तरह एक्ट करेगा ना। कौन सा पॉइंट, टॉप ये मोस्ट वाला, सबसे ऊपर हाँ। सबसे ऊपर। हाँ ये तो बेटा ये जो पॉइंट। ये जो ये जो लाइन सोर्स है ना, ये इनफाइनाइट लाइन सोर्स है। हाँ हाँ तो ये तो बीच का पार्ट नहीं कह रहा सर, वो ऊपर है ना एकदम एकदम टॉप सबसे, में। अच्छा सबसे हाँ ऊपर, हाँ तो वो तो ठीक। पॉइंट की तरह एक्ट करेगा ना। बेटा वेव जो है ना वो हर जगह से निकल रही है, तुम्हारा जो कहने का मतलब है मैं समझ गया कि जो इस लाइन सोर्स के जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा, वो तुम कह रहे हो कि उस वो पॉइंट सोर्स है तो उसके लिए सिलिंड्रिकल होना चाहिए वेव फ्रंट ना, ये पॉइंट सोर्स सोच में रहे होगे स्फेरिकल तुम। होता है ना पॉइंट सोर्स के लिए तो। हाँ तो वही कह रहा हूँ, स्फेरिकल होना चाहिए तो। हाँ बेटा जो ये पॉइंट सोर्स की बात जो हम करते हैं तो हम क्या कहते हैं बताना, पॉइंट सोर्स के लिए हम क्या कहते हैं कि ये हर डायरेक्शन में वेव को फेंक रहा होगा ना, हर डायरेक्शन में एनर्जी वो कर रहा होगा, लेकिन ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये हर डायरेक्शन में कर रहा होगा क्या, अब तुम सोच के बताओ, सर। कर रहा होगा क्या, हर डायरेक्शन में ये वेव फेंक रहा होगा क्या, हर डायरेक्शन में ये वेव को भेज रहा होगा क्या। नीचे के अलावा तो हर डायरेक्शन में जा रही है। नीचे के अलावा हर डायरेक्शन में जा रही है, ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में जा रही है ना बेटा, इस पॉइंट की जो वेव है इस पॉइंट से जो जा रही है तो वो हर डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ भी नहीं जा रही होगी बेटा, ऊपर की समझ रहे हो तरफ भी मेरी नहीं बात। जा रही है। ये देखो, अगर हम लाइन सोर्स, जैसे मान लो भाई इस लाइन सोर्स की बात करता हूँ ना, तो ये पूरा लाइन सोर्स है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो ये वेव जो है ये इस डायरेक्शन में जा रही होंगी, मतलब इसके चारों तरफ निकल रही होंगी waves। जो सबसे ऊपर ऊपर पॉइंट है, वाला जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ से भी वेव ऐसे ही जा रही होगी हर डायरेक्शन, ऊपर की तरफ नहीं निकल रही। ऊपर की तरफ भी जा रही होगी, तो उस केस में जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा तुम्हारा, उसके लिए तुम हेमिस्फेयर बना सकते हो, हाँ सर वही मैं भी वही। बना सकते हो, बना सकते हो। ठीक लेकिन ठीक। देखो, हम जो लाइन सोर्सेज की बात करते हैं ना बेटा, उस लाइन सोर्सेज के लिए जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो तो होता ही नहीं ना यार, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ये जो लाइन अच्छा सोर्स है हमारा ये इनफाइनाइट है, तो इन्फिनिटी के एक एंड तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है हमारे लिए, क्या। हाँ 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 लेकिन अगर ऐसे कोई, जैसे इस लाइन सोर्स की बात करोगे ना तुम, तो इसके लिए जो वेव फ्रंट होगा वो सिलिंड्रिकल होगा इधर चारों तरफ, और ऊपर में हेमिस्फीयर होंगे तुम, एक ठीक ऊपर ठीक। हेमिस्फीयर एक नीचे हेमिस्फीयर। तो ऐसे देखो बेटा, हमें काम नहीं है इन सब चीजों का बहुत ज्यादा, ठीक है, हमें बस पता होना चाहिए कि हमारा जो वेव फ्रंट है वो लाइन सोर्स के लिए कैसा है, पॉइंट सोर्स के लिए कैसा है, और अगर सोर्स को इन्फिनिटी पे रखोगे तो उसके लिए कैसा है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था, सोर्स को अगर आप इन्फिनिटी पे रख दोगे तो क्या होगा बेटा, ये देखना, ये ऐसा होगा क्या, इसे हम कहते हैं प्लेनर वेव फ्रंट्स, समझ रहे हो बेटा मेरी बात, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्लेनर वेव फ्रंट्स, ठीक है। ये वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, और ये दोनों जो है ये क्या है, ये है प्लेनर वेव फ्रंट्स, समझ आई बात आपको या नहीं आई बताओ। यस सर। ये प्लेनर वेव फ्रंट है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक और छोटा सा सवाल बेटा इसी वेव फ्रंट के ऊपर ही, मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे मान लो इस बार मेरे पास एक लेंस है बेटा, ठीक है, इस बार क्या है, लेंस है मेरे पास, ऐसी कुछ, ठीक है, और लाइट रेज जो है वो ऐसी आ रही हैं, लाइट रेज छोड़ो,
तुम ऐसे सोचो कि ऐसे जो वेव फ्रंट्स है ना बेटा, प्लेनर वेव फ्रंट्स, कैसे वेव फ्रंट्स, प्लेनर वेव फ्रंट्स जो हैं वो इस लेंस पर इंसिडेंट हो रहे हैं। क्या बोला मैंने कि ये प्लेनर वेव फ्रंट्स जो है वो इस लेंस पर इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि रिफ्रैक्शन के बाद कैसे वेव फ्रंट बनेंगे। सवाल क्या है मेरा कि रिफ्रैक्शन के बाद के वेव फ्रंट्स बनाइए। अब मेरा सवाल है व्हाट विल बी द शेप स्फेरिकल। ऑफ, बहुत सही, व्हाट विल बी द शेप ऑफ, सर नेहा मैम वापस आएंगे अभी? पता नहीं बेटा क्या हो गया। कुछ नहीं सर, कुछ काम करना था तो मैंने सोचा एक बार कर लो बेटा कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी सर। ओके नेहा मैम मैं तो बोल देना लीव हुआ है गलती से। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, खौफ बाय। कहते हैं इसे, खौफ। तो वो इनफाइनाइट सोर्स से आ रही है तो फोकस पे मीट करेगी एट द पॉइंट, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल फोकस पे मीट करेगी, बिल्कुल सही। फिर बेटा देखो, जब भी आपको वेव फ्रंट देते हैं ना वो, तो आपका काम पता है क्या है, आप रेज बना लिया करो ऐसे। जैसे वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना वेव की प्रोपेगेशन, तो ये आपने रे बनाया इंसिडेंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हैं, ये ब्लू ग्रीन कलर की आपने इंसिडेंट रे बना ली। अब क्या ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रेज है ना बेटा, ये कहाँ मिलेंगी, यहाँ फोकस पर मिलेंगी। तो इस तरह से ही अगर ये प्लेनर वेव फ्रंट है तो रेज ऐसे आ रहे होंगे बेटा, पैरेलल रेज होंगे, मतलब ये कह सकता हूँ ना मैं। तो ये सभी जो है ये कहाँ मिल रही होंगी बेटा, फोकस पर मिल रही होंगी, बताओ मिल रही होंगी ना फोकस पे। तो फोकस पे अगर मिलेंगी तो फिर ये कैसा है, हाँ ठीक है बेटा, ओके ओके जाने बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बताओ कैसे होंगे इसके वेव फ्रंट, ये पॉइंट सोर्स से लाइट जा रही है ना बेटा, तो इसके वेव फ्रंट कैसे होंगे, स्फेरिकल। सॉरी, सिलिंड्रिकल होंगे या स्फेरिकल होंगे, ठीक है बेटा ओके, बताओ बताओ। स्फेरिकल होंगे सर। स्फेरिकल होंगे, बिल्कुल सही। तो मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स होंगे वो कैसे होंगे, स्फेरिकल। ठीक है, अच्छा वही अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं कि मैंने यही सवाल आपसे पूछ लिया मिरर के लिए बेटा, तो क्या होगा, आपको क्या लगता है। देखो जैसे मान लो कि इस बार ये वाला मेरा, ये मेरा मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, और फिर से वापस से वही बात बेटा, लाइट्स जो है वो ऐसे आ रही है, या फिर वेव फ्रंट कराना था ना इंसिडेंट, ऐसे वेव फ्रंट आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, वेव फ्रंट्स ऐसे आ रही हैं। तो आप क्या कहोगे बताओ बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स कैसे होंगे, वो भी सर वही भी। ये भी स्फेरिकल होगी, हाँ सर। यस सर। बिल्कुल। यहाँ से लाइट जो है वो ऐसी जा रही है, फोकस से पास हो रही है, तो अब इसके लिए भी मैं बना देता हूँ कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में ऐसे, क्योंकि यहाँ मिल रहा है ना बेटा सभी रेज, समझ रहे हो मेरी बात। तो यही काम है अपना बेटा मेनली, कि हमें पता होना चाहिए कि जब भी आपसे कोई सवाल पूछ ले कि वेव फ्रंट के साथ रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपका काम क्या होना चाहिए कि वेव फ्रंट से आप रेज बना लो, और क्योंकि रेज को तो चलाना हमें आता है, हमें पता है कि रेज कैसे जाती हैं, है ना, इंसिडेंट रे अगर कैसी होगी तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, रिफ्रैक्टेड रे कैसी होगी, ये सब तो हम जानते हैं। तो जब भी अपने को वेव फ्रंट का सवाल मिले तो हम क्या करेंगे बेटा, हम रेज बनाएंगे, और उससे फिर जो भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है वो करके, और फिर हम अपना आंसर बता देंगे। ठीक है, हमें पता है कि हमारे जो वेव फ्रंट्स हैं वो कैसे होते हैं, तीन मेजर, नहीं बेटा रियल में थोड़ी एग्जिस्ट करता है, ये तो हम वो बनाते हैं ना, जैसे हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वैसे ही वेव फ्रंट्स भी है ना। ठीक है, ये हाइजेन साहब का प्रिंसिपल था कुछ, उसके उन्होंने ही वेव फ्रंट के बारे में बताया था हमें। हाँ ओके, अब आ जाओ बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया कि अभी वेव फ्रंट जब हम पढ़ रहे थे बेटा, तो मैंने आपको बोला था ना कि जो हमारे जो वेव के अलग पार्टिकल्स, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वो भी एक तरह से मतलब वेव की तरह एक्ट करते हैं।
जैसे देखो यंग साहब ने किया क्या था, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर बेटा सुनो मेरी बात, ये सारी थ्योरी वगैरह लिख रखी है यहाँ, है ना, ये यहाँ पर थ्योरी बनी हुई है, ठीक है, यहाँ भी थ्योरी है, यहाँ पर भी है, सब कुछ है, ठीक है, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी पूरी है यहाँ पर, ठीक है। मैं बस आपको एक आधी चीजें समझाना चाहता हूँ। देखो क्या, देखो बेटा, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा सुनना ध्यान से आप सभी लोग, मैंने आपको एक बात बताई थी कि यंग साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन्होंने प्रूव किया कि लाइट जो है वो वेव है। लाइट जो है वो कैसे नेचर की है बेटा, वेव नेचर की। वेव। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखो उसके लिए इन्होंने एक कार्डबोर्ड ले लिया पहले तो, ठीक है। और बेटा देखो, जब जैसे ही उन्हें बात करनी थी इंटरफेरेंस के बारे में, है ना, तो इंटरफेरेंस के बारे में उन्हें बात करनी थी, तो उन्हें चाहिए थे क्या, दो कोहेरेंट सोर्सेस। उन्हें क्या चाहिए थे बेटा, दो कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए थे ना, इंटरफेरेंस के बारे में बात करनी थी तो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं उनकी वजह से एक पोजीशन पर जो पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस होता है वो सेम होता है ना। लेकिन जो इनकोहेरेंट सोर्सेज होते हैं उनके वजह से किसी एक पॉइंट पर फेज डिफरेंस जो है वो क्या होता है बेटा, बदलता रहता है ना। बोला था, पढ़ाया है मैंने बेटा आपको, ये सारी चीजें पढ़ाई हैं मैंने। तो उन्होंने क्या किया कि देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने क्या किया बेटा कि उन्हें क्या करना है, उन्होंने एक कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है, ये वाला जो बनाया मैंने, ये कार्डबोर्ड लिया उन्होंने, ठीक है। और उसमें उन्होंने क्या किए कि ब्लेड से दो पतले पतले स्लिट बनाए। स्लिट और होल में फर्क है। हाँ मैंने बोला था दो सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते, मतलब अगर आप दो सेम तरह के बल्ब लेके आते हो मार्केट से तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों कोहेरेंट होंगे, है ना। तो देखो यही मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने जो हमारे यंग साहब थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो लिया, क्या किया उन्होंने बेटा, एक सबसे पहले तो उन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया, ये जो रेड वाला मैंने बनाया है, ठीक है। और ये कार्डबोर्ड जो है इसमें उन्होंने दो स्लिट्स बनाए। स्लिट और होल में फर्क है बेटा, ठीक है। स्लिट अलग चीज होती है, होल अलग चीज होती है, दोनों अलग अलग चीज है। स्लिट क्या है, तो जैसे आप सोचो कि आपने एक कार्डबोर्ड ले लिया और उस पर ब्लेड से दो लाइन बना दी, मतलब एक ही लाइन बना दी, तो वो जो लाइन होगी वो कैसी होगी बेटा, बहुत पतली होगी या बहुत मोटी होगी, सोचो आप कैसी होगी बेटा वो लाइन, बहुत पतली होगी या बहुत मोटी होगी, बहुत पतली होगी, पतली। बिल्कुल बहुत पतली लाइन होगी वो। तो वो जो होती है बेटा वो स्लिट कहलाती है। मैं जिस पतली लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ ना वो स्लिट कहलाती है, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे, जैसे मान लो कि ये हमारी स्क्रीन है और ये एक्सपेरिमेंट किया गया बिल्कुल अंधेरे कमरे में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले दो स्लिट बनाई बेटा, क्या करी उन्होंने, दो स्लिट बनाई, देखो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सोर्स रख दिया यहाँ एस, उन्होंने क्या किया बेटा, एक सोर्स रख दिया यहाँ। तो ये वाली जो स्लिट है, मान लो मैं कहता हूँ कि इस स्लिट को मैं S1 कह देता हूँ और ये वाली जो स्लिट है इसे मैं S2 कह देता हूँ, ठीक है। सुनना बेटा ध्यान से, उन्होंने एक सोर्स ली, एक स्लिट S1 और एक स्लिट S2। मैंने आपको क्या बोला बेटा कि वेव फ्रंट का जो हर पॉइंट होता है, मतलब वेव के प्रोपेगेशन का हर एक पॉइंट जो होता है वो क्या एक सोर्स की तरह एक्ट करता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस S1 से वेव जा रही है, आप सोचो बेटा कि इस S1 से ऐसे करके क्या हो रही है, देखो वेव फ्रंट जो है वो आगे जा रहे हैं बेटा। समझ आ रही है ये बातें आपको या नहीं आ रही बताओ। सर और ये आ रही है सर। ठीक है, तो इस तरह से वेव फ्रंट जो है वो आगे बढ़ रहे थे बेटा। अब देखो हुआ क्या कि जैसे ही ये वाला एक वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट भी एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा, ये वाला पॉइंट भी एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा, और बाकी की वेव तो बेटा आगे गई ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर तो ये हमारी ये है कार्डबोर्ड है, तो बाकी सब तो रुक गया। बस ये वेव फ्रंट जो यहाँ तक पहुंची और जो यहाँ तक पहुंची, ये अब यहाँ से एक नया वेव शुरू हो गया देखो। तो अब ये दोनों सोर्सेज जो है बेटा ये कैसे एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये जो दोनों पॉइंट्स है बताओ, समझ आ रही है बात आपको। और ये जो मैं गोल गोल बना रहा हूं ये क्या है बेटा, क्या है ये,
क्या बना रहा हूं मैं, ये ब्लू कलर की लाइन में जो बना रहा हूँ क्या है ये बताना, क्या लगता है, क्या क्या? अरे तो दूसरे सोर्सेस वेव फ्रंट है बेटा, ये वेव रेफरेंस है। फ्रंट बना रहा हूं मैं, ये वेव फ्रंट बना रहा हूं मैं, क्योंकि पॉइंट सोर्स है ना ये, तो पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट तो ऐसा ही होगा। देखो ये तो इसके लिए वेव फ्रंट ऐसे पूरा नहीं बना रहा हूं, बस मैं आगे की तरफ की बात कर रहा हूँ, है ना, कि आगे की तरफ के प्रोपेगेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ बेटा कि देखो मतलब कोहेरेंट सोर्सेज बनाना मुश्किल था, तो जो यंग साहब थे, थॉमस यंग साहब जो थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ही सोर्स ले लिया और यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ले लिया, इसमें 2 स्लिट बना दिए और फिर बाकी पूरा अंधेरा था। तो अब जो वेव जाएगी वो यहीं से जाएगी, यहाँ से S1 से एक वेव जा रही है और S2 से एक वेव जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने एक स्क्रीन लगा दी। तो उन्होंने क्या देखा कि यहां से जो वेव्स आ रहे हैं इसमें अगर मैं बेटा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस इन सब चीजों की अगर मैं बात करता हूं, तो आप सोचो एक बार, देखो जैसे एक वेव यहां से आ रही है ना, और एक वेव यहां से आ रही है, तो क्या यहां पर जो वेव है और यहां पर जो है दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस है क्या बेटा? क्या लगता है आपको? मतलब मैं कह रहा हूं कि ये S1 जो है वो इस सेंट्रल लाइन से बराबर दूरी पर है, S1 भी और S2 भी, तो मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि कोई फेज डिफरेंस नहीं है S1 और S2 के बीच में, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, S1 पे जो वेव है और S2 पे जो वेव है इन दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। बोलो, सेम फेज में है S1 और S2 दोनों? यस सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ बेटा कि यहाँ से वेव्स, अब देखो ये जो मैंने ये वेव फ्रंट बनाया मैंने, है ना, तो अब मैं ये बनाता हूँ कि जो वेव्स हैं वो ऐसे गए, S1 वाला यहाँ गया और S2 वाला यहाँ गया। ठीक है, S1 वाला क्या हुआ बेटा, यहाँ गया और S2 वाला भी यहाँ गया। ठीक, और सुनो, अब सुनो कि ये दोनों इस पॉइंट पर पहुंचे और इस पॉइंट को मैंने कह दिया P। ठीक है बेटा, तो इस P पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा बताना, इस P पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा बेटा, क्या लगता है आपको? क्या होगा पाथ डिफरेंस, जल्दी बताओ। हाँ S2P माइनस S1P। बिल्कुल, बिल्कुल सही, S2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस क्या होगा बेटा, S2P माइनस S1। ठीक है, तो ये तो पाथ डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा कि हम इस P पॉइंट की बात कर रहे हैं, देखो ये जो हमारा दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है ना, अब देखो अब ये चीज तो हम समझ गए कि इंटरफेरेंस हो रहा है, ये जो हमने हमारा सेटअप था YDSC का ये सेटअप है बेटा, इसमें होता क्या है कि यहाँ से एक वेव जाती है, यहाँ से एक वेव जाती है और इंटरफेरेंस होता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो वही अपने को कहीं पर मैक्सिमा मिलता है, कहीं मिनिमा मिलता है, कहीं मैक्सिमा मिलता है, कहीं मिनिमा मिलता है, इस तरह की चीजें ये मिलती रहती हैं, है ना, तो उसी के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं कि मतलब इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो कैसे आएगा हमारा। ठीक है, तो देखो हम रिप्रेजेंटेशन सब थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जो हमें पता होनी चाहिए, है ना, तो देखो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लो अब बेटा मैं जो S वाला सोर्स है वो नहीं बना रहा, ठीक है, सिर्फ S1 और S2 बनाऊंगा। कोई परेशानी किसी को होगी बेटा तो बताना, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होगी तो प्लीज बताना मुझे। ठीक है, मैं यहाँ पर सोर्स बना रहा हूँ S1 S2। देखो मक्खियों ने परेशान करके रखा हुआ है। देखो देखो बेटा, ये मैंने बना दिए स्लिट्स, ठीक है, ये मैंने कह दिया S1 है, ये वाला मैंने कह दिया S2 है, और ये हमारा पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट कहते हैं इसे। ठीक है, इसे बताऊंगा मैं, सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं। ठीक है, देखो देखो बेटा, ये स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी को हम कहते हैं कैपिटल D, रिप्रेजेंटेशन है बेटा। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसे हम कैपिटल D कहते हैं। ठीक है, और S1 S2 जो दूरी है इसे हम कहते हैं स्मॉल d। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स जो है वो हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, ये वाली दूरी स्मॉल d, ये वाली दूरी कैपिटल D। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत शानदार। अब मान लो कि यहां से एक रे जा रही है, यहाँ से एक रे जा रही है यहाँ पर,
ठीक है, और एक रे जो है वो यहाँ से जा रही है, रे या फिर वेव कह लो आप, रे तो ठीक नहीं है, वेव ही कह लो, है ना, यहाँ से ऐसी जा रही है। ठीक है बेटा, तो अपने को इस दोनों में पाथ डिफरेंस पता करना है। क्या पता करना है बेटा, क्या पता करना है अपने को? पाथ डिफरेंस। बहुत शानदार। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, इस वाली डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ कि ये y है। कितना है बेटा ये वाला डिस्टेंस? y। देखना ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस मैंने y मान लिया और इस पॉइंट को मैं p कह देता हूँ बेटा। ठीक है, तो S1p की वैल्यू कितनी होगी, S2p की वैल्यू कितनी होगी? चलो अभी हम कहीं भी, अभी हम कुछ भी अप्रोक्सीमेशन वगैरह ये वो कुछ भी नहीं कर रहे बेटा। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे, अभी कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर रहे, कुछ भी यूज नहीं कर रहे। बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि S1p और S2p, क्या आप पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो बेटा? पाथ डिफरेंस होता क्या है बताना, कि S1 से निकलने वाली वेव कितनी दूर चल गई और S2 से निकलने वाली वेव कितनी दूर चल गई, तो इन दोनों के दूरी के बीच का डिफरेंस यही होता है ना बेटा, पाथ डिफरेंस। बताना एक बार। जी सर। क्या कुछ कहो कहो, क्या कह रहे हो? जी सर। यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की बात करूं, किसकी बात बेटा? डेल्टा एक्स की बात अगर मैं करूं, तो डेल्टा एक्स में क्या लिखूंगा बताना? S2p माइनस S1p। अब S2p माइनस S1p क्यों लिखा? क्योंकि S2p बड़ा है, S1p जो है वो क्या है? छोटा है। बहुत शानदार, ये मैंने लिख दिया S2p माइनस S1p। अच्छा, अब बेटा S1p की वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं बताना? ये वाला डिस्टेंस मेरा क्या है? d है ना, और ये सेंट्रल लाइन है, तो ये वाली डिस्टेंस में d/2 और ये वाली डिस्टेंस d/2 कह सकता हूँ क्या? यस सर। बिल्कुल कह सकता हूँ। ये वाली डिस्टेंस मैं कह सकता हूँ, S1p को मैं कह सकता हूँ कितना? S1p को मैं लिख सकता हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना बेटा, और कोई परेशानी होगी तो बताना। S1p को मैं लिख रहा हूँ रूट अंडर y प्लस d/2 का स्क्वायर। S1p को y माइनस लिखेंगे ना यार, S2p लिख रहा हूँ ना, हाँ, तो y प्लस d/2 का स्क्वायर, y प्लस d/2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल D का स्क्वायर। बोलो बेटा, सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ? S2p लिखना था मुझे, मैंने क्या किया सुनना ध्यान से, मैंने यहां से एक लाइन ऐसे बना ली, है ना, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। समझ रहे हो? इस लाइन की लेंथ d होगी ना, और ये वाली लेंथ y मैंने मानी ही है, और ये वाली लेंथ कितनी बेटा? d/2 होगी ना। जी सर। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल सही लिख रहा हूं मैं अनंत, बिल्कुल सही, 100%। अब देखो एक और लाइन यहाँ से बना दी मैंने, ठीक है, और ये जो लाइन है बेटा इसके लिए बता लो, इसके लिए बता दो दूरी कितनी है, S1p की वैल्यू कितनी है? y माइनस d/2 माइनस माइनस रूट अंडर क्या चीज बेटा? y माइनस d/2 का स्क्वायर प्लस कैपिटल D का स्क्वायर। बोलो ये होगा क्या? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे, ये हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी। बहुत शानदार। ठीक है, अब एक चीज सोचो बेटा, कि ये वाला जो इवेल्युएशन अगर अपने को कभी कह दे कोई कि करके बताओ मुझे, तो हमारी बैंड नहीं बजेगी क्या? देखो ये कितना खतरनाक है यार। अब फिर इसे कैसे सॉल्व करोगे बताओ? मुश्किल है ना थोड़ा ये? सर बैंड बजेगी नहीं बताओ? हाँ सर। बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेशंस यूज करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अप्रोक्सीमेशंस यूज करेंगे। तो हमारा जो पहला अप्रोक्सीमेशन होता है वो पता है क्या होता है बेटा? सबसे पहला जो अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं, देखो सब कुछ लिखा है यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है बेटा। ठीक है, तो आप घबराने की बात नहीं, आप समझो बस चीजों को, ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ और करने पर क्या होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहला अप्रोक्सीमेशन जो यूज करता हूँ बेटा, वो क्या यूज करता हूँ? वो मैं यूज करता हूँ कि जो कैपिटल डी है वो बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल डी से। पहला अप्रोक्सीमेशन क्या यूज किया बेटा मैंने, कि जो कैपिटल डी है वो क्या है? बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल डी से।
तो कैपिटल डी अगर बहुत बड़ा है स्मॉल डी से तो क्या फायदा होगा मेरा इससे बताना यार, क्या लगता है तुम्हें? अगर कैपिटल डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से तो मतलब मैं कह सकता हूं क्या बेटा कि ये दोनों पॉइंट जो होंगे ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग होंगे। बोलो, ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे ये कैसे होंगे बेटा? ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग होंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस लाइन से एक यहां पर बना रहा हूं, ये है ना, ये सेंटर जो है, सेंटर से मैंने ये एक लाइन बना दी और इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। अब एक चीज सोच के देखो बेटा कि अगर ये तीनों पॉइंट बिल्कुल साथ साथ में है तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये तीनों लाइन पैरेलल होंगी। बोलो, अगर आप सोच के देखो बेटा कि अगर ये तीनों पॉइंट बिल्कुल पास पास में है तो मैं कह सकता हूं ना कि ये तीनों लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे, या नहीं कह सकता? बताना एक बार। वो तो सकते हैं सर। कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं मैं, ये तीनों लाइन पैरेलल होंगे। अब ये वाला एंगल मैं मान लेता हूं थीटा। क्या मान लिया बेटा मैंने? थीटा मान लिया इसे। अब क्या करें? बिल्कुल कह सकता हूं मैं, थीटा मान लिया, अब क्या करें बताओ? बेटा ये आपको क्या आपको बात समझ आ रही है मेरी, नहीं आ रही? ये बताओ पहले। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये तीनों व्हाइट वाली लाइन पैरेलल ऑलमोस्ट कह सकता हूं ना बेटा? देखो क्योंकि हाँ आ रही है बिल्कुल आ रही है बेटा। ये तीनों लाइन कैसी कह सकता हूँ मैं? पैरेलल है ना। ये जो कैपिटल डी है ये बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, तो मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि ये जो पॉइंट है मेरे ये बिल्कुल पास है इसके रेस्पेक्टिव में। इन तीनों लाइंस को मैं क्या कह सकता हूँ? पैरेलल मान सकता हूँ ना आपस में। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। बोलो, और ये वाला एंगल भी थीटा होगा अगर मैं तीनों को पैरेलल मान रहा हूँ तो। ठीक है, तो अब हाँ यार लॉकडाउन तो लग ही सकता है। तो अब सोचो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है बेटा तो S2P कितना ज्यादा, कितना वो चला हुआ है। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप अगर कर देता हूँ, यहाँ सोच के देखो आप, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ बेटा, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो लेंथ होगी, कौन सी लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं? इस वाले लेंथ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये वाली जो लेंथ होगी यही होगी क्या बेटा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स के बराबर? बताओ क्या लगता है तुम्हें? समझ आ रही है बातें तो भी बताओ, नहीं आ रही है तो भी बताओ। बोलो बेटा। आ रही है सर समझ। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा हो गया डेल्टा एक्स। अब देखो बेटा ये वाला एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है हमारा, ये वाला एंगल मैंने थीटा लिया है, तो ये एंगल कितना होगा? क्या लगता है आपको, बताइए। ये थीटा होगा बेटा, थीटा होगा ना? यस सर। ठीक है, तो ये एंगल थीटा होगा। वाह वाह आनंद बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो ये वाला हमारा हो गया डेल्टा एक्स, ठीक है, ये एंगल हो गया थीटा और ये वाली लेंथ हो गई डी। तो बेटा डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बताना? क्या लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स को? बोलो, डी साइन थीटा। बताओ, डी थीटा नहीं लिखेंगे बेटा, डी साइन थीटा लिखेंगे। अभी मैंने एक ही अप्रोक्सीमेशन, मतलब वही क्या कह रहे हो? वही इसका मतलब डी साइन थीटा। बिल्कुल, डी साइन थीटा, बिल्कुल सही। डेल्टा एक्स का मतलब क्या बेटा? डी साइन थीटा। कैसे लिखा मैंने? तो देखो ये S1 है, ये S2 है, इस पॉइंट को मैं कुछ और K या M कह देता हूँ, इस पॉइंट को चलो M कह देता हूँ। तो S1 S2 M ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा? साइन थीटा की वैल्यू लिखोगे क्या? S2 M अपॉन डी। तो S2 M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स हमारा कितना हो गया? डी साइन थीटा। तो ये जो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा है बेटा, ये अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखो आपको बेटा सारे अप्रोक्सीमेशन के साथ ही चीजें यूज करनी है ना। आपको जब भी सवाल सॉल्व करने को मिलेगा ना तो मैक्सिमम टाइम आपको यही कहा जाएगा कि भैया ऐसा है कि
जो आपका जो ये डेल्टा एक्स है ये डी साइन थीटा है। ये कब आया है डेल्टा एक्स? जब कैपिटल डी की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी है स्मॉल डी से। उस केस में डेल्टा एक्स जो आया, डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस आया मेरे पास डी साइन थीटा। अगर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ये वाला अप्रोक्सीमेशन नहीं होते, तो डेल्टा एक्स क्या होता बेटा? ये वाला होता ना, y प्लस डी बाई टू स्क्वायर प्लस कैपिटल डी स्क्वायर माइनस रूट अंडर y माइनस डी का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये होता है। बहुत शानदार। अब एक अप्रोक्सीमेशन मैंने ले लिया कि कैपिटल डी जो है वो बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, तो मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई डी साइन थीटा। ठीक है। अब अगर मैं मैक्सिमम मिनिमा की बात करता हूँ बेटा, तो देखो डी साइन थीटा किसके बराबर होगा बताओ? एन लैम्डा के। किसके लिए? मैक्सिमा के लिए, है ना। और क्या बेटा? और डी साइन थीटा किसके बराबर होगा बताना? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के। किसके लिए? ये मिनिमा के लिए। यहां तक बात समझ आ रही है सबको या नहीं? ये मैंने एक अप्रोक्सीमेशन लिया तो मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई डी साइन थीटा। अब एक और अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं बेटा। अब मैं एक और अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं, अभी देखना क्या लूंगा। ठीक है। अभी देखो ये डी साइन थीटा जो है ये क्या है? 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 मिनिमा के लिए। ठीक है, बहुत शानदार। अब एक बात तो बेटा, ये वाला जो हमारा थीटा है, अगर ये थीटा बहुत छोटा होगा, क्या बोला मैंने? अगर ये थीटा बहुत छोटा होगा, अगर ये थीटा बहुत छोटा होगा तो मैं एक और अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं क्या? क्या लगता है तुम्हें? बिल्कुल ले सकता हूं। देखो यहां पर इन्होंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला जो मेरा थीटा है, ये वाला थीटा मेरा बहुत छोटा है, क्या बोला मैंने? ये वाला थीटा जो है मेरा ये क्या है बेटा? बहुत छोटा है। बहुत शानदार। अब देखो क्या होगा। देखो बेटा इस फोटो को अगले पेज पे लेके चलते हैं ना, फिर दोबारा से करते हैं इसे, आपको समझ आएंगे अभी सारी चीजें। देखो बेटा, देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक है। देखो अब मैंने क्या बोला आपको कि मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आई है कितनी बेटा? डी साइन थीटा आई है ना, है ना। तो अब मैंने क्या बोला कि यार अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू डी साइन थीटा आई है तो ये तो मेरा पाथ डिफरेंस है। ठीक है। अब मैं ये वाला जो पॉइंट है ना, इसे मैं ओ कह देता हूँ बेटा। ठीक है। तो यहां से मैं tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ बेटा? बताना। tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ बेटा? y बाई डी। tan थीटा की वैल्यू क्या? y बाई डी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं लिखूं कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है, अगर थीटा बहुत छोटा है, तो हमें पता है क्या बेटा एक चीज, कि साइन थीटा जो होता है वो बराबर हो जाता है tan थीटा के ऑलमोस्ट, और ये बराबर हो जाता है थीटा के। क्या हम जानते हैं ये सब? तो अब ये थीटा वाला अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा? क्या आ गई डेल्टा एक्स की वैल्यू बताओ? डी वाई बाई डी। इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ पता है? इसे मैं लिख सकता हूँ वाई डी बाई डी। अब इसे मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि कई लोगों को डी वाई का मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे वो, है ना, तो इसलिए मैंने इसे वाई डी बाई डी लिखा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जो आई मेरी वो कितनी है बेटा? वाई डी अपॉन डी। ये है क्या? डेल्टा एक्स का मतलब क्या है बेटा? पाथ डिफरेंस है ना, बोलो। यस सर। पाथ डिफरेंस है। बहुत शानदार। अब मेरे से पूछा गया है डेल्टा एक्स मेरे पास आ गया वाई डी अपॉन डी। अब बताओ मुझे कि अब सुनना, ध्यान से सुनना। देखो इस जगह की बात करते हैं, इस जगह की। जैसे जैसे आप y को चेंज करते जाओगे बेटा, वैसे वैसे क्या बदलता जाएगा बताना? पाथ डिफरेंस। देखो डेल्टा एक्स जो है हमारा वो क्या है? वाई डी अपॉन डी है, मतलब जो पाथ डिफरेंस है वो y के प्रोपोर्शनल है ना। ये स्मॉल डी और कैपिटल डी तो कांस्टेंट ही है बेटा। देखो
स्मॉल डी कौन सी दूरी है इन दोनों के बीच की, और कैपिटल डी कौन सी दूरी है स्क्रीन और जो स्लिट वाला कार्डबोर्ड है इन दोनों स्क्रीन के बीच की दूरी, है ना। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मेरे पास आई है वाई डी अपॉन डी। तो ये वाली जो वैल्यू है ना मेरी, ये वाई पे डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे मैं वाई को चेंज करूंगा वैसे वैसे क्या पाथ डिफरेंस चेंज होता जाएगा, बोलो। फिर तुम बोल नहीं रहे यार। ठीक है कोई बात नहीं। देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी बेटा, वाई डी अपॉन डी। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आई, वाई डी अपॉन डी। ये वाई डी अपॉन डी क्या है, ये पाथ डिफरेंस के बराबर है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, अब ओ की बात करते हैं पहले तो, है ना। पहले इस ओ पॉइंट की बात करते हैं। तो ये ओ पॉइंट जो होगा बेटा ये क्या कहलाएगा, इस ओ पॉइंट को पता है हम क्या कहते हैं, इस ओ पॉइंट को हम कहते हैं, ओ पॉइंट पर क्या होगा बताओ, वाई की वैल्यू अगर तुम 0 पुट कर दोगे, ओ के लिए क्या है, वाई 0 है ना, ओ के लिए तो वाई 0 है। बहुत सही, ओ के लिए वाई 0 है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी, 0। तो ओ पर क्या बनेगा बेटा, मैक्सिमा बनेगा क्या, सर मैक्सिमम होगा। बिल्कुल मैक्सिमम होगा। तो बेटा ओ पॉइंट को हम पता है क्या कहते हैं, ओ पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। क्या कहते हैं ओ पॉइंट को, सेंट्रल मैक्सिमम। अच्छा और अब एक चीज और बताओ, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है, मैक्सिमा के लिए क्या होता है बेटा, मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होती है बताना। डेल्टा एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, एन लैम्डा के बराबर होता है क्या, यस बिल्कुल। तो इसका मतलब वाई डी अपॉन डी जो है वो किसके बराबर होगा बेटा, एन लैम्डा के। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी, यस। शानदार, y की वैल्यू एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आ गई। अब ये y है क्या, ये वाली डिस्टेंस है ना बेटा, ये वाली डिस्टेंस है y। तो अब आप सोचो कि अगर मैं पहले मैक्सिमा की बात करता हूँ, पहले मैक्सिमा की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कहाँ पर बनेगा, y1 लिखते हैं इसे, y1 जो बनेगा वो कहाँ बनेगा बेटा, लैम्डा डी अपॉन डी पर बनेगा क्या, पहला मैक्सिमा। दूसरा मैक्सिमा कहाँ बनेगा, n की वैल्यू 2 पुट कर दो, क्या बनेगा ये 2 लैम्डा डी अपॉन डी पर बनेगा क्या, यस सर। तीसरा मैक्सिमा कहाँ बनेगा, 3 लैम्डा 3 लैम्डा डी बाय शानदार, चौथा 4 लैम्डा डी बाय स्मॉल। बहुत बढ़िया। तो ये हमने मैक्सिमा की कंडीशन देख ली। अच्छा मिनिमा कंडीशन, मिनिमा की कंडीशन क्या होती है बेटा, 1 + 1/2 टाइम्स f लैम्डा। शानदार। मिनिमा के लिए कंडीशन होती है कि डेल्टा एक्स जो है वो क्या हो, 2n + 1 लैम्डा बाई 2 हो। यस सर। बहुत शानदार। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वाई डी अपॉन डी है ये किसके बराबर आ गया बेटा, 2n + 1 इंटू 2n + 1 इंटू लैम्डा बाय 2। 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, सर 2n + 1 बाई 2 कैपिटल डी बाय 2 डी स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बहुत शानदार। तो अब मिनिमा की बात करते हैं। पहला मिनिमा कहाँ पर होगा बेटा, जब n की वैल्यू 0 पुट करोगे, है ना। तो क्या होगा, ये लैम्डा डी बाई 2 डी पर होगा। दूसरा 3 लैम्डा डी बाई 2 डी। तीसरा 5 लैम्डा डी बाई 2 डी। उसका अगला 7 लैम्डा डी बाई 2 डी। उसका अगला 9 लैम्डा डी बाई 2 डी। सॉरी डी मैंने गलत लिख दिया ऊपर। तो हाँ, तो ये बात बेटा सबको समझ आ गई ना कि मैक्सिमा कहाँ होगा, मिनिमा कहाँ होगा, कैसे होगा। बिल्कुल 9 के बाद 11, बिल्कुल सही बेटा, ये 11 लैम्डा डी अपॉन 2 डी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं ना कि मैक्सिमा कहाँ पर होगा, मिनिमा कहाँ पर होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ये बहुत आसानी से हम बता सकते हैं चीजों को, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है बेटा। समझ आ रही है बात आपको या नहीं आ रही, बताना मुझे एक बार। ये बात सबको समझ आई है, हाँ जी सर। हाँ सर। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर वही चीजें लिखी है, देखो ये एनालिसिस जो इन्होंने लिखा है ना ये ऐसे ही लिखा है, ठीक है, इन्होंने ये डायरेक्टली लिख दिया है ना। ऐसे तो देखो मैंने आपको क्या बताया सबसे पहले कि अगर हम बिल्कुल जनरल बात कर रहे हैं, देखना बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण यही है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। बाकी चीजें भी हैं, हाँ ले कर रहा हूँ,
बाकी के जो चैप्टर्स है ना बेटा उनमें, मतलब बाकी के चैप्टर्स कह रहा हूँ, बाकी के जो टॉपिक्स है ना इस चैप्टर में ये सब रिलेटेड है इससे ही, इंटरफेरेंस से ही। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। तो देखो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बातें हैं, ये हमने सवाल किए थे वेव फ्रंट के। हाँ हाँ कर रहा हूँ बेटा, दे रहा हूँ, रुक जाओ, सब कर रहा हूँ, थोड़ा शांति रखिए। देखो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। यही सब बात करी कि जो हमारा मैक्सिमा कहाँ पर होगा, मिनिमा कहाँ पर होगा, ये सारी चीजें हमने बात कर ली। ठीक है, अब देखो एक आधी चीजें और बताता हूँ तुम्हें मैं। जैसे देखो बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखो एक हमारी ये स्क्रीन हो गई और ये एक हमारा स्लिट वाली जगह हो गई है ना, स्लिट वाला जो कार्डबोर्ड था, और ये हमारी हो गई सेंट्रल लाइन। ठीक है बेटा, अब देखो एक स्लिट यहाँ पर, ये स्लिट है बेटा, स्लिट और होल में फर्क अभी बताया मैंने आपको, है ना, पता तो लग ही गया होगा। ये हमारा S1 है और ये हमारा सोर्स S2 है। ठीक है, मतलब ये स्लिट S1, ये स्लिट S2। अच्छा देखो बेटा, इस जगह पर क्या बनेगा बताओ मुझे, थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। इस जगह पे क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम के बाद क्या बनेगा, मिनिमम। पहला मिनिमम, बहुत शानदार। फिर पहला मैक्सिमम, फिर सेकंड दूसरा मिनिमम, बहुत शानदार। फिर सेकंड मैक्सिमम। दूसरा मैक्सिमा, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से ये बनता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखो दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंजिक्यूटिव मिनिमा के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या कहते हैं बेटा, फ्रिंज विड्थ। किसके किसके बीच की दूरी होती है फ्रिंज विड्थ, दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंजिक्यूटिव मिनिमा। ठीक है, तो कितनी होगी बेटा बताना एक बार। सेकेंड मैक्सिमा कहाँ आ रहा था यार, 2 लैम्डा डी बाई डी पर आ रहा था क्या बेटा, और पहला कहाँ पर आ रहा था, लैम्डा डी बाई डी। अरे ये तो मिनिमम है। पहला मैक्सिमम कितने पे आ रहा था बेटा, लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा डी बाई डी पर आ रहा था। तो फ्रिंज विड्थ जो होती है बेटा उसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा बताना, 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, यही होगी ना बेटा। लगातार ही दो मैक्सिमा की बात कर रहा हूं ना मैं, लगातार के जो दो मैक्सिमा है उन्हीं के बीच की दूरी तो मैं कह रहा हूं तुम्हें फ्रिंज विड्थ। तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। ये बीटा को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको या नहीं आ रही बताओ। इसे हम कहते हैं क्या चीज, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, ये बीटा हो गया हमारा लैम्डा डी बाई डी, बहुत शानदार। अच्छा एक छोटा सा सवाल करो बेटा। ठीक है, ये सब तो हम समझ गए हैं ना, ये सब हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीजें, ये अभी नोट्स में अपलोड हो जाएंगी ये। ठीक है, ये सब चीजें देखो, यहाँ पर फ्रिंज विड्थ के बारे में दे रखा है अपने को। देखो बेटा यहाँ पे देखो, बताता हूँ तुम्हें, ये देखो क्या दे रखा है आपने को फ्रिंज विड्थ के बारे में बेटा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमम ऑफ सक्सेसिव ऑर्डर ऑन वन साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, ये सब वही है। देखो ये मिनिमा, दो मिनिमा के बीच की दूरी भी वही होगी, फ्रिंज विड्थ होगी। दो मैक्सिमा के बीच की दूरी भी होगी, है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है अपने को, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। मैक्सिमम ऑर्डर, अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम ऑर्डर की, तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है इंटरफेरेंस का। ठीक है, तो देखो वो इसने क्या लिखा है, मतलब कितने मैक्सिमम फ्रिंजेस बन सकते हैं उसकी बात करी है इसने, है ना। तो वो बताता हूँ अभी मैं, पहले आपको आपसे एक आधे सवाल कराता हूँ पहले, है ना, इसके ऊपर। ये जो हमने पढ़ा है इसके ऊपर, तो फिर भूल जाओगे तुम, फिर दिक्कत होगी मुझे। एक चीज बताओ बेटा मुझे, कि अब थोड़ी सी और बातें हम पहले कर लेते हैं ना डिटेल में, कि यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को। तो सेंट्रल मैक्सिमा पे तो अपने को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। सेंट्रल मैक्सिमा पर क्या होगा बेटा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी ना, बोलो। यस सर। सेंट्रल मैक्सिमा पे मैक्सिमम इंटेंसिटी और फर्स्ट मैक्सिमा पे भी मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो अगर मैं आपसे इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रही होगी बेटा, यहाँ से
यहाँ से ऊपर की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो इंटेंसिटी में कैसा बदलाव आ रहा होगा। सोचो कि यहाँ पर ब्राइट है, यहाँ पर अपने को ब्राइट लाइन मिल रही है, और इससे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे फर्स्ट मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या होता है बेटा? इंटेंसिटी इंटेंसिटी जीरो होगी मिनिमम, अगर, क्योंकि हम जो बेटा यहाँ पर इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? देखो एक एस से कर रहे हैं ना, तो S1 और S2 दोनों में इंटेंसिटी तो सेम ही होगी ना। इसकी इंटेंसिटी भी आई होगी और इसकी इंटेंसिटी भी आई होगी, क्योंकि ये सेम ही सोर्स से प्रोड्यूस कर रहे हैं। बोलो, हो सकता है आपसे सवाल में कभी पूछ लिया जाए कि भैया ये दोनों जो हमारे हैं, ये दोनों हमारे क्या बोलते हैं इसे, दोनों जो स्लिट्स हैं, तो इन दोनों स्लिट से इंटेंसिटी अलग अलग जा रही है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये एक ही सोर्स से बन रहा है ना बेटा, तो दोनों जो स्लिट्स हैं उन दोनों से जो इंटेंसिटी अपने को मिल रही होगी वो सेम ही मिल रही होगी। तो हर जगह सेम ही होगी। तो हर जगह सेम होगी नहीं बेटा, हर जगह सेम कैसे होगी? जैसे इंटरफेरेंस की बात करें, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी? यहाँ पर तो 4i होगी, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है? 0 होती है क्या? नहीं सर, मैं S1 S2 से कह रहा हूँ सर, निकलेगी तो सेम ही। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सेम इंटेंसिटी निकलेगी, बिल्कुल सही कह रहे हो, दोनों से सेम इंटेंसिटी निकलेगी। तो यहाँ से सेम इंटेंसिटी यहाँ पर पहुंच रही है, तो यहाँ पर मैक्सिमम बन रहा है। फिर यहाँ पर कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है बेटा? डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी कैसी हो गई? जैसे यार तुम्हें बेटा चमक नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो इंटेंसिटी को हम क्या लिखते हैं बेटा, बताना एक बार ध्यान से याद करो। मैंने बताया था आपको, नेट इंटेंसिटी को हम क्या लिखते हैं? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, है ना? जहां फाई क्या है बेटा? cos फाई की जगह मैं इसे cos डेल्टा फाई लिख देता हूं, ज्यादा अच्छे समझ आएगा आपको। cos डेल्टा फाई लिख देता हूं, है ना? तो यहाँ से नेट इंटेंसिटी जो आ रही है अपने पास, देखो वो क्या आ रही है? रूट अंडर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई जो हमारा होता है बेटा वो किसके बराबर होता है बताना? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के बराबर ही तो होता है ये। डेल्टा फाई जो है वो क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा एक्स के बराबर होता है ना। यहीं से तो हमने डेल्टा एक्स को एन लैम्डा बताया था बेटा, याद हो आपको अगर तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ? देखो इंटेंसिटी के बारे में ही बात कर रहा हूँ ना। तो अगर दोनों की इंटेंसिटी अगर सेम है, मतलब I1 और I2 दोनों बराबर है, तो देखो मैं नेट इंटेंसिटी क्या लिख सकता हूँ? मान लो मैं कह रहा हूँ I1 बराबर I2 इज इक्वल टू I, तो जो नेट इंटेंसिटी है वो क्या लिख सकता हूँ बेटा, बताना एक बार? I प्लस I प्लस 2 रूट I स्क्वायर, क्योंकि दोनों I होगा तो ये I स्क्वायर बन जाएगा, 2 रूट I स्क्वायर कॉस डेल्टा फाई। तो ये मेरे पास क्या बन गया बताना बेटा? 2i प्लस 2i cos डेल्टा फाई। यस सर, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। अब क्या बना बेटा? 2i कॉमन ले लूं, क्या बन गए? प्लस कॉस सॉरी 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई बन गया ये। यस सर, बन गया सर। बहुत शानदार। अब कॉस डेल्टा फाई को और क्या लिख सकते हैं बेटा, बताना? सर जो ऊपर अभी लिखा था, cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या मैं cos डेल्टा फाई को? मैथ का फॉर्मूला लगा दिया ना एक, तो ये 1 और ये 1 निपट गया। क्या बना बेटा मेरे पास? 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। यस सर, ये क्या है? नेट इंटेंसिटी। यस सर। तो अगर डेल्टा फाई की वैल्यू 0 होगी तो नेट इंटेंसिटी कितनी होगी? 4i cos 4i डेल्टा फाई 0 अगर हो गया बेटा तो 4i हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अपने को जो सेंट्रल पे यहाँ पर जो अपने को इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी बताओ? 4i मिलेगी क्या? मिनिमम इंटेंसिटी कितनी मिलेगी बेटा? 0। 0 तो अगर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करूं और मिनिमम इंटेंसिटी की बात करूं तो ये मैं इधर ही लिखता हूं, है ना, यहाँ कहीं लिखता हूं। देखो मैं कह रहा हूं बेटा कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी अपने को मिल रही है वो कितनी मिल रही है? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है अपने को 4i, और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी मिल रही है अपने को? 0। तो मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि जैसे ही मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, यहाँ 4i इंटेंसिटी है, यहाँ इंटेंसिटी 0 है, तो मतलब यहाँ से इंटेंसिटी कम हुई होगी ना बेटा धीरे धीरे। यहाँ से इंटेंसिटी कम हो गई, 0 हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर बढ़ के दोबारा 4i, फिर यहाँ से दोबारा कम होके 0, फिर यहाँ से फिर दोबारा बढ़ के 4i। तो इस अब बेटा एक चीज सोचो, अब देखो इसे थोड़ा जूम करके समझाता हूँ, है ना, देखना यहाँ ध्यान से।
कि बेटा देखो यहाँ पर इंटेंसिटी 4 आई है और यहाँ पर इंटेंसिटी 0 है, यही बोला ना मैंने कि इस जगह पे इंटेंसिटी अपनी 0 है और यहाँ पर इंटेंसिटी 4 आई है, देखो लिखा भी हुआ है मैंने। तो ऐसा भी तो हुआ होगा कहीं पर बीच में आई इंटेंसिटी होगी, कहीं पर 2 आई हो, कहीं पर 3 आई हो, उल्टा लिख दिया ना मैंने, नीचे 4 आई 3 आई 2 आई ऐसे लिखना चाहिए था ना। ये 4 आई तो फिर यहाँ हो सकता है 3 आई हो इंटेंसिटी, यहाँ 2 आई हो, यहाँ आई हो, फिर उसके बाद 0। ऐसे ही तो होता है बेटा, ऐसे अचानक से थोड़ी बदल जाएगी इंटेंसिटी। जैसे जैसे डेल्टा फाई की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे ही तो चेंज होगी ना इंटेंसिटी। बोलो हाँ जी सर। समझ आ रहा है तुम्हें, नहीं आ रहा बेटा? आ गया सर, बिल्कुल बिल्कुल आ गया ना। बस यही चाहता हूं मैं कि अपने को ये बातें समझ आए। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा बेटा, इंटेंसिटी जो है वो जब 4i से फर्स्ट मिनिमम की तरफ जा रहे हो तो क्या होगा, इंटेंसिटी कम होके 0 हो रही है। फिर उससे ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा, इंटेंसिटी बढ़ती हुई जाके बढ़ रही है, फिर उसके बाद कम हो रही है, फिर उसके बाद बढ़ रही है। यही हो रहा है ना? हाँ सर, बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बिल्कुल यही हो रहा है। अब मान लो कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूं बेटा कि फाइंड द पोजीशन, जैसे मैंने तुमसे सवाल क्या पूछा, सुनना ध्यान से बेटा। देखो मैंने तुमसे एक सवाल पूछा कि इन YDSE फाइंड द पोजीशन where intensity is, कितना ले लो यार, 3i between फर्स्ट एंड सेकेंड मैक्सिमा। मतलब पहले और दूसरे मैक्सिमा के बीच में इंटेंसिटी 3i कहां पर होगी, वो पोजीशन बतानी है अपने को। ठीक है, ये सवाल है बेटा एक जनरल। ठीक है, आप घर से करके लेके आना है आपको, है ना। मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में कुछ चीजें समझाता हूँ। ठीक है, कि इंटेंसिटी जो है वो 3i होगी, पहले और दूसरे मैक्सिमा के बीच में इंटेंसिटी 3i कितनी बार होगी बेटा बताना। पहले और दूसरे मैक्सिमा के बीच में इंटेंसिटी 3i कितनी जगह पर होगी? 2 जगह पे होगी क्या? 2 जगह पे। 2 जगह पे होगी। तो आप क्या उन दोनों y की वैल्यू निकाल पाओगे? निकाल सकते हो क्या? निकालेंगे क्या तो कह रहे हो बेटा? मैं सुन नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हो। कुछ नहीं सर। अरे कह दो, कोई बात नहीं। बताओ बेटा, ये वाला सवाल आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये बताओ मुझे पहले। सर आप अटक गए। मैं अटक गया क्या? क्या बात कर रहे हो यार? बेटा ये सॉल्व कर दो। इन YDSE फाइंड पोजीशन वेयर इंटेंसिटी इज 3i बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिमा। या फिर इस सवाल को थोड़ा और मैं प्रिसाइज कर देता हूँ। between first maxima and second minima। अब ऐसा कितनी बार होगा बेटा? पहले मैक्सिमा मैं हैंग हो गया क्या? क्या बात कर रहे हो यार बेटा? बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या साफ साफ? आ रही है सर। आ रही है ना? अनंत बेटा तुम्हारा हैंग हो गया है सिस्टम, है ना। सिस्टम को ठीक करो। खैर इंटरनेट वगैरह की कोई दिक्कत होगी? हाँ वही कह रहा हूँ। हाँ तो बेटा अब ये वाला तो हम आराम से एक ही इसका एक ही रिजल्ट आएगा ना, ये जो सवाल है हमारा इसका। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि भैया पहले मैक्सिमा और दूसरे मिनिमा के बीच में बताओ। तो देखो पहला मैक्सिमा और दूसरा मिनिमा, इसके बीच में एक ही बार इंटेंसिटी 3i होगी ना। बोलो, इन दोनों पॉइंट के बीच में बस एक ही बार इंटेंसिटी। तो हमसे ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा, हमसे ये कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताओ इंटेंसिटी कहाँ पर कितनी होगी, क्या होगी, कैसे होगी। तो हमारा काम क्या है बेटा? देखो इंटेंसिटी ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो 3i होनी चाहिए।
ठीक है, तो 3i इंटेंसिटी के लिए आप क्या करोगे, ये जो हमारा नेट वाला फॉर्मूला है ना इंटेंसिटी का, इसमें क्या करोगे, ये पुट कर दोगे, आई नेट की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्या करोगे, डेल्टा फाई की वैल्यू निकाल लोगे, और फिर डेल्टा फाई से किसकी वैल्यू निकालोगे बेटा, डेल्टा एक्स की, और डेल्टा एक्स क्या होता है हमारा dy बाई डी, वहां पे रिप्लेस करोगे और उससे सॉल्व कर लोगे, y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हें। समझ आई बात, नहीं आई? बोलो। हाँ सर। आ गई ना? मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहला काम आप क्या करोगे, देखो आई नेट, जैसे मान लो कि मैं 3i की बात कर रहा हूँ ना, तो 3i की बात एक बार करता हूँ मैं। एक बार बेटा अगली क्लास में ना इस तरह के सवाल मैं सॉल्व कराऊंगा एक दो आपसे, अभी मैं थोड़ा सा बस आपको हिंट देना चाहता हूँ। टाइम हो गया क्या? हो गया टाइम, समय खत्म हो गया सर आपका। देखो बेटा क्या है ये, 3i इज इक्वल टू मैंने लिखा 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, ठीक है। ये वाली चीज तो बेटा मैं दोबारा समझाऊंगा। ये 3i इज इक्वल टू 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 आ गया, i और i निपट गया, हमारे पास cos ऑफ डेल्टा फाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? √3/2। बहुत शानदार, √3/2 प्लस माइनस। हाँ सर। बहुत अच्छे, तो यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? इसका जनरल रिजल्ट पता है क्या आपको? यस सर। पता है क्या जनरल रिजल्ट पूछ रहा हूं मैं, कि अगर मेरे को कोई किसी ने लिखा है कि भैया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, हाँ सर। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो आप थीटा क्या लिखोगे बेटा? सर π/6 और एक मिनट, 5π/6। इसका एक जनरल रिजल्ट होता था ना बेटा। मतलब सर कैसे कह रहे हो? अरे 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6, ऐसा ही कुछ होता है ना, π/6 या π/3, π/6 ऐसे यही होता है क्या बेटा साइन का? शायद मैथ्स वाले n लोगों पाई को होता ध्यान है। होगा। n पाई होता है क्या? हाँ सॉरी, 2n पाई नहीं, n पाई होता है, यही होता है ना? हाँ सर। हाँ, तो ये इस तरह के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह का रिजल्ट आप देखना है यहाँ पर और सॉल्व करना, ठीक है। ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ बेटा, ये वाला सवाल, ठीक है। आप बाकी सारी चीजें वैसी हैं, जो एजम्पशन है ना हमारा, जैसे जो भी चीजें हैं, जैसे क्या क्या है बेटा, स्मॉल डी, कैपिटल डी, और क्या लैम्डा, और भी कोई पैरामीटर है क्या यहाँ पे? कोई और भी किसी की जरूरत पड़ती है क्या? बस यही है ना, स्मॉल डी, कैपिटल डी, लैम्डा, बस यही 3 तो हैं। तो अपने को ये वाला सवाल करना है, ठीक है बेटा। ध्यान से देख लो, ये सवाल होमवर्क में करके लेके आना है, बाकी की बातें करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। बोलो सर। ठीक हाँ है बेटा। सर ओके हमेशा रिजल्ट जनरल फॉर्म में निकालना है? बेटा, ये मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा अगली क्लास में, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो फिर मैं जरूर बताता आपको। ठीक है सर। मैं बताऊंगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, फिर अगली क्लास में बात करते हैं ना। बाय बाय। थैंक बाय यू सर, सर, थैंक बाय। यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।